अस्सलाम वालेकुम। आज लीगल एजुकेशन लेक्चर्स के सिलसिले में आज तीसरा सेशन है। आपको याद दिलाता चलूं कि पहले इंट्रोडक्शन करवाया था अपने इस चैनल का, इनके मकासद को बयान किया था और उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो आपके सामने पेश की थी। जो दूसरा सेशन था हमारा, उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेक्शन सीपीसी का, हमने टॉप सब्जेक्ट सीपीसी था और हमने जो टॉपिक चुना था वो ये था कि आर्डर 7 रूल 11 की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो आर्डर 7 और रूल 11 किस तरीके से और किन लीगल ग्राउंड्स पे उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की जा सकती है। मकसद इस सेक्शन का सबसे पहले पेश करने का ये था कि एक तो कोई वकील साहब या कोई प्लेंटिफ अगर एप्लीकेशन कोई जो है ना वो केस तैयार करना चाहे और केस पेश करना चाहे अपने क्लेम को हासिल करने के लिए, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उसके इस क्लेम के सामने आ सकती हैं, उसके इस क्लेम को काउंटर कर सकती हैं और उसको उसके इस क्लेम को उसकी जो लॉजिकल एंड है यानी कि डिक्री तक और डिक्री के बाद एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने से पहले कौन सी कवानीन हो सकती हैं जो कि उनकी राह में रुकावट हैं। तो जब प्लेंटिफ या उसका काउंसल जब प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में, तो इन चीज़ों को अगर पेश नज़र रखेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, जो रिस्क है प्लेंट के रिजेक्ट होने का वो कम हो जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को असिस्ट करने के पोजीशन में होगा फर्दर केस को प्रोसीड करने के लिए। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। अब एक और चीज़ आज डिस्कस करना हम चाहते हैं, वो है आर्डर 5 ऑफ द सीपीसी। अब आर्डर 5 रिलेट करता है इशुएंस ऑफ समन्स। समन कैसे इशू होगा, उसका तरीक़ाकार क्या है, कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा उसमें, और किस नौइयत के समन्स इशू हो सकते हैं। और अगर एक तरीके से कोर्ट में डिफेंडेंट या फरीक जिसके खिलाफ कोई क्लेम दाखिल प्लेंट की सूरत में नहीं आता है, तो अल्टरनेट मोड क्या हो सकता है जिससे गारंटी किया जा सके कि एट लीस्ट उसको इस बात का इल्म है कि उसके ख़िलाफ़ एक केस फाइल हुआ है, सूट फाइल हुआ है और उस सूट में वो पार्टी है और उसको आके जवाब देना है। अब ये एक नेचुरल जस्टिस का तकाजा भी है, ये कानून भी है, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ द नेचुरल जस्टिस भी इन्वॉल्व है। ये मुमकिन नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के लिए कि उस जिसके ख़िलाफ़ कोई केस दाखिल होता है, कोई सूट फाइल होता है, चाहे वो क्रिमिनल के प्रोसीडिंग्स हो या सिविल के प्रोसीडिंग्स हो या सर्विसेज के प्रोसीडिंग हो या लेबर के प्रोसीडिंग्स हो, जो भी केस होगा अदर साइड को सुनना, उसके मौक़िफ़ को जानना, उनके कंटेंशन को मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये
कंडेम अनहर्ड के ज़ुमरे में आएगा, यानी कि जो जस्टिस के जो फितरी उसूल हैं इंसाफ करने के, उसके ये मुनाफे होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे मोड, वो सारे तरीके जो कम्युनिकेट करने के लिए कानून के अंदर शामिल किए गए हैं, जिस फरीक के ख़िलाफ़ केस हुआ है उसको एडाप्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर एडाप्ट नहीं होता और ये एक साबित हो जाता है कि वो एडाप्ट नहीं किए गए तरीके और डिक्री हो जाती है, तो उस डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है। वैसे भी दोनों फरीकैन का राइट होता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ उनको है। लेकिन मैं यहाँ पे जो जिस चीज़ को फोकस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कंडेम अनहर्ड हुआ तो स्ट्रांग ग्राउंड है अपील एडमिट होने के और अपील अप्रूव होने के, और साथ में जो है केस रिमांड होने के उस स्टेज से, जिस स्टेज से ये केस दाखिल हुआ था और जिस स्टेज से ये जो है ना वो शामिल नहीं था मुखालिफ फरीक। तो बात यहाँ ये सामने निकल के आई कि क्लेम करने वाला जो भी शख्स होगा या जो उसका प्लीडर है या उसका एजेंट है, जो भी है जो कि लीगली अथोराइज्ड है प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट करने का, उसने जो अख्तियार जो दिया है उसके तहत जो भी रिप्रेजेंट करने का अख्तियार आदमी है, इंसान है, काउंसिल है, जो भी है, उस को ये सारी चीज़ें इंतहाई वजाहत से और सराहत से समझना ज़रूरी है। और ये एंड ऑफ डे दर हकीकत जो क्लेमेंट है, जो दावेदार है किसी भी क्लेम का, उसके फ़ायदे की बात है। कानून में शॉर्टकट्स नहीं है। अगर किसी भी तरीके से फार टाइम में अगर कोई शॉर्टकट अप्लाई करके कोई भी रिलीफ लेता है तो वो सस्टेन नहीं कर सकता वो रिलीफ। उस रिलीफ को अल्टीमेटली उस कोर्ट में या उससे जो अगली अपीलेट कोर्ट्स है उसमें उस की कोई हकीकत जो है वो नहीं बन पाएगी, और वो जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस जिसको कह सकते हैं लीगल लैंग्वेज में, उसको एडाप्ट करने के लिए जो ऊपर की कोर्ट हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ दी अदर साइड इंटरवीन कर सकती हैं, आर्डर पास कर सकती हैं, और उस आर्डर की बुनियाद पर जो है उस प्रोसेस को दोबारा उस स्टेज से शुरू करवा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले ही केयरफुली जो है अगर प्लेंटिफ अपने केस को समझे, अपने केस को देखे, उसके फैक्ट्स को देखे, उसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखे, उसको किस तरह जो है ना कम्युनिकेट करना चाहिए और कोर्ट्स के आर्डर को किस तरह कंप्लाई करवाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब देखेगा तो अल्टीमेटली स्ट्रांग एक क्लेम के तौर पे उसका क्लेम सामने आ सकता है। और ये शॉर्टकट्स जो के ज़रिए से हासिल शुदा अगर कोई ऐसी ख्वाहिश, नीयत या कोई ऐसी सोच मौजूद है तो उस सोच की को जहन से निकालें और जो जीनियन बेसिस हैं लीगल ड्यू प्रोसेस की, उसको जो है ना वो अडाप्ट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो उसको अगर कोई लीगली और फैक्चुअली अगर कोई उसका क्लेम बनता है तो उस क्लेम की बुनियाद पर उसको उसका राइट मिले कोर्ट में ड्यू प्रोसेस के ज़रिए। कंडेम अनहर्ड और ड्यू प्रोसेस ये डॉक्ट्राइन्स हैं, इस पे किसी और मौके पे डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। और ये किसी भी कानून के तालिब इल्म के लिए और आम मुआशरे के फ़र्द के लिए जो है ना ये ज़रूरी है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके पीछे एक पूरी एक बेसिस है किसी भी सोच के,
उसको समझना ज़रूरी है, उसके बारे में इल्म रखना ज़रूरी है। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ, जिसको हमें आज ज़ेर बहस लाना है। मौजू ये है कि जब आपने केस दाखिल किया, यानी यहाँ पर केस से दाखिल करने का मुराद ये है कि जब आपने प्लेंट फाइल किया, जज साहब ने उसका जायज़ा लिया, लीगल और जो फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स का उसने जायज़ा लिया, और टेंटेटिवली ये महसूस किया कि ये केस इस काबिल है कि इसको सुना जाए, इसको एडमिट किया जाए। केस एडमिट हो गया। अब मरहला आता है कि एडमिट हो गया, लेकिन अब जब तक मुखालिफ फरीक जो है वो इस केस के एडमिट होने के, उसके ख़िलाफ़ क्लेम के बारे में बाखबर नहीं होता है, तब तक प्रोसीड कैसे होगा? प्रोसीड नहीं हो सकता। अब इसमें एक और नुक्ता है कि सपोज टू से कि ये सारे मेथड, सारे प्रोसीजर्स, सारे तरीक़ेकार, सारा गिवन जो लीगल प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर, वो सारे एडाप्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना, अगर वो नहीं आता तो फिर उसका हल क्या है? डेफिनेटली वो आगे हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें फिर एक्स पार्टी डिक्री का प्रोविजन मौजूद है, और वो कोर्ट उसको यूज़ उस प्रोविजन को अप्लाई कर सकता है फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब एक्स पार्टी डिक्री के फिर अपने कुछ तकाज़े और ज़रूरियात हैं, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ अपने आप को ऑर्डर 7 रूल ऑर्डर 5 तक महदूद रखते हैं, ताकि हम डिस्कशन को फैलाकर और कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बच सकें। अब ऑर्डर 5 जो है वो इश्यूज़ एंड सर्विसेज ऑफ समन है, बिल्कुल ही यानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, और फिर उसके आगे रूल्स हैं जिसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब ऑर्डर 7, ये मैं बार बार ऑर्डर 7 कह रहा हूँ, ऑर्डर 5, ये इसी से ही पता चलता है कि ऑर्डर 7 कितना पॉपुलर और डेली रूटीन में यूटिलाइज होने वाला प्रोविजन है कि किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ऑर्डर 7 रूल 11 के जद से ड्यूरिंग डिस्कशन किसी भी लॉ पे करे तो बच सके। ये उसकी एक तरह से जो है मुसलसल एप्लीकेशन के वजूहात को बताता है। बहरहाल आई एम सॉरी। अब सबसे पहले सूट जब आपने इंस्टीट्यूट किया, डिफेंडेंट को आना पड़ेगा, और डिफेंडेंट आंसर करेगा थ्रू रिटन स्टेटमेंट कि जो क्लेम दाखिल किया है किसी दावेदार ने, किसी क्लेमेंट ने, किसी प्लेंटिफ ने, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल बाइंडिंग्स ये केस फर्दर प्रोसीड करने के लायक नहीं है। अब जब समन इशू होगा तो उसके लिए उसको इन पर्सन बुलाया जाएगा, या उसके प्लीडर के ज़रिए बुलाया जाएगा। उसको ये राइट होगा, बशर्ते कि कोर्ट स्पेसिफिकली ये न कहे कि आप
पर्सनली अपीयर हों कोर्ट में। अगर ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, या स्पेशली जज की साहब की तरफ से ये आर्डर नहीं है कि आप इन पर्सन कोर्ट में पेश हों और आंसर करें कि आपके खिलाफ जो दावा आया है उसकी क्या हकीकत है, तब तक उसको इसी प्रोविज़न के तहत ये राइट मौजूद है कि वो अपने प्लीडर के ज़रिए, अपने एजेंट के ज़रिए पेश हो सकता है। और ये दोनों जो मतलब जो उसका जो अटॉर्नी होगा या जो भी मतलब होगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, वो जो भी कंटेंशन कोर्ट के सामने रखेगा वो ट्रीट किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए क्या ज़रूरी है? प्रिजाइड ऑफिसर को, ट्रायल कोर्ट के जज को कानून ये पाबंद करता है कि वो समन जिसको वो इशू कर रहे हैं वो प्रॉपरली सील्ड हो, यानी कि कोर्ट का स्टैंप हो उसके ऊपर और सिग्नेचर हो जज साहब का। अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो इस बुनियाद पर पेटेंट रिजेक्ट नहीं होगा। अलबत्ता उस खास हियरिंग पे, जिस हियरिंग के लिए अनसाइंड एंड अनस्टैम्प्ड अनसील्ड समन आता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट कोर्ट में आना उसके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि ये दोनों मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पार्ट में से हैं। तो उस लीगल रिक्वायरमेंट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर फुलफिल करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्लरिकल मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, इन मिस्टेक्स का बेनिफिट किसी भी तरीके से किसी भी फरीक को नहीं मिल सकता। इसके लिए पाकिस्तान में अपेक्स कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स दिए हैं जिसकी बुनियाद पर ये बेनिफिट के इंटाइटल इनमें से कोई भी नहीं होता अगर इन बुनियादों पे कोई मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आज ऑब्जेक्टिवली ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो मिस्टेक्स हैं उसकी बुनियादें क्या हैं। आया क्लरिकल मिस्टेक है या लैक ऑफ नॉलेज है, आया बोनाफाइड मिस्टेक है या लैक ऑफ लीगल नॉलेज है, या कोई और मेलाफाइडी है इसके पीछे। अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं और जज के जहन में ये बात आ जाती हैं तो उसका फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचेगा। केस अकॉर्डिंग टू दी लॉ प्रोसीड होगा, जो गिवन प्रोसीजर है उसके तहत। मैंने जैसे पहले बताने की कोशिश की कि जज साहब को यह अख्तियार मौजूद है कि वो सिर्फ समन करके
डिफेंडेंट को पर्सनली बुलाए, प्लीडर के जरिए बुलाए। लेकिन अगर पर्सनली बुलाते हैं, पर्सनली कॉल करते हैं, पर्सनली समन करते हैं, तो उनको लाजमी तौर पे स्पेसिफिकली ऑर्डर करना पड़ेगा, उस समन के अंदर लिखना पड़ेगा कि पर्सनली अपीयर हो। फिर इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि लोकल लिमिट्स में से बाहर है। लोकल लिमिट्स का मुराद मेरा ये है, या लीगल इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि उस जज को, जो जज साहब ये केस चला रहे हैं, जो सूट चला रहे हैं, जिसने प्लेंट को एडमिट किया है, उसका एक मखसूस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। सपोज टू से ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, उसका तहसील कोटद्दू भी है, उसका तहसील अलीपुर भी है, उसका तहसील मुजफ्फरगढ़ खुद भी है। अगर इनमें 3 तहसीलों के ऊपर एक जज पोस्टेड है, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में 3 तहसीलें होंगी। लेकिन अगर उन तीनों में से जिस कोर्ट में वो जज साहब मौजूद हैं और उसका सिर्फ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 1 थाना, 2 थाने, 3 थाने का हुदूद है या पूरा तहसील है, तो अगर उसमें वो रहता है, जो शख्स है जिसको समन किया जा रहा है, तो उसको समन किया जा सकता है। अदरवाइज मतलब उसको वो पाबंद है पर्सनली समन के बाद पर्सनली अपीयर होने के, अदरवाइज उसको नहीं मजबूर किया जा सकता, उसको लीगली ऑर्डर नहीं किया जा सकता कि वो पेश हो पर्सनली। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मलीर है सपोज टू से, उसमें 3 थाने हैं या 4 थाने हैं एक जज साहब के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, किसी और के में 4 हैं, किसी तीसरे के पास भी इसी तरह से है। तो ये वो पर्सनली उनको कॉल किया जा सकता है फॉर द आंसरिंग ऑफ द क्लेम फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट हिम, जो उसके हुदूद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता होगा। या फिफ्थ और सिक्स्थ जो हिस्सा जो है डिस्टेंस का, यानी वहाँ से जहाँ से कोर्ट लोकेटेड है उससे वो स्टीमर के, रेलवे के, ट्रैवल में। अब वो स्टीमर, क्योंकि ये लॉ जो है काफ़ी पुराना है, उस वक्त स्टीमर्स वगैरह और इस तरह का मोड ऑफ ट्रैवलिंग मौजूद हुआ करता था, तो लॉ का पार्ट बन गया है। और क्योंकि अमेंडमेंट्स तो आई हैं
लॉ रिफॉर्म्स की सूरत में, लेकिन शायद लॉ मेकर्स को ये जो नई रियलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट के और ट्रैवल करने के, उन या नई जो इनोवेशंस हैं या नए जो ये आए हैं मुख्तलिफ ट्रैवल करने के नए ज़राए, जदीद ज़राए, तेज़ ज़राए, उसकी तरफ ख्याल नहीं गया। लिहाजा इसमें जो अमेंड करने की ज़रूरत है वो नहीं की गई है। लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं है तब तक फार्मली ही सही, लेकिन हमें इसको समझना भी है, देखना भी है, चाहे इसका ऑपरेशनल कोई इम्पोर्टेंस हो या नहीं हो, लेकिन हो भी सकता है कभी। तो क्योंकि हम 1200 किलोमीटर हमारा सी रूट है, इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही हैं इस वक्त। लेकिन हालात पैदा हो सकते हैं, जंगी हालात पैदा हो सकते हैं, इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं, और रूट्स जो है किसी भी वजह से बंद हो सकते हैं। तो इस मोड को किसी वक्त भी एक्टिवेट किया जा सकता है। लिहाजा कानून में जो चीज़ें दी जाती हैं उसका कोई ना कोई यूटिलिटी, उसकी कोई ना कोई अहमियत लाज़मन होती है। तो इस नुक्ता निगाह से हमें जो है चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कोर्ट जो डिफेंडेंट है उसको डायरेक्शन देने हैं कि आप आ क्यों रहे हैं, आप फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए या सिर्फ इश्यूज़ की सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। यानी कि जो इशू इन क्वेश्चन आएंगे, जो फैक्ट्स की बुनियाद पर और लीगल जो पहलू है उस केस का उसकी बुनियाद पर अंडर डिस्कशन आएंगे। अब जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो कई चीज़ें जो लॉ में डेवलप होती हैं वो सामने आ जाती हैं। लॉ बुनियादी तौर पे दो तरीक़ों से बनता है। एक तरीका जो लॉ का है वो पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, और दूसरा जो लॉ है वो डेवलप थ्रू दी जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट। उसकी भी लॉ के तरह की ही हैसियत होती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम लॉ को बनाना होता है, उसको फ्रेम करना होता है, उसको लेजिस्लेट करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी वजाहत है, उसकी डिसीजन है। तो ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन जो लेजिस्लेटर का इंटेंशन होता है उसको डिस्कस करता है और बताता है कि भाई ये जो अल्फाज हैं, ये लफ्ज़ है, ये सेंटेंस है, ये जुमला है, ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का लॉ मेकर्स का इंटेंशन ये था। तो वो थ्रू जजमेंट्स बताती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक कानून बन जाता है। लिहाजा यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है मेरा कि ये दो पैराग्राफ्स
या 3 पैराग्राफ्स या जो मैंने अभी तक डिस्कशन की है, वो डिस्कशन स्टैट्यूटरी जो लॉ है या वो लॉ जो लॉ मेकर्स ने बनाया है उसको मैंने डिस्कस किया है। इसके फार एंड सपोर्ट में जजमेंट्स हो सकती हैं। मैं इसलिए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लॉ एक ओशन है, हर एक का अपना व्यू होता है, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हर एक का अपना एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल जो उसकी जो जो थाट्स होती हैं उसकी बुनियाद पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं कि जो एक्सप्लेनेशंस मैंने की हैं उस एक्सप्लेनेशंस को स्टैट्यूटरी लॉ के क्लियर प्रोविजंस के अलावा कोई और चीज़ मैंने डिस्कस की है तो ज़रूरी नहीं कि कोई और एडवोकेट, कोई और लॉ का एक्सपर्ट, कोई और प्रोफेशनल लॉयर या कोई आम आदमी जो लॉ को अंडरस्टैंड करता है वो उससे मुत्तफिक हो। ये मैंने अपने शऊर और अपने जो कॉन्शियस और अपने दानिश है उसमें जो मेरे लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने की है। आज हमने डिटेल से समन इशू करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पे डिस्कशन की है, लेकिन एक तरीके को हमने डिस्कस नहीं किया जिसके को डिस्कस करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो इस सारे प्रोसेस का एक पार्ट है कि अगर ये सारे मेथड यानी एक जो है तरीका है समन इशू करने का, उस पर अगर नहीं आते तो पेस्टिंग का, यानी कि उसके गिवन एड्रेस पे जो कि प्लेंटिफ को पता है नोन एड्रेस पे जो है वो उसके घर के सामने पेस्ट करेगा, वो समन। ड्रम बीटिंग है, यानी कि उस ज़माने में जब और बहुत ज़राए नहीं थे तो मतलब उसके घर के सामने ड्रम बीटिंग का आर्डर होता था कि जी उसके सामने ढोल बजाया जाए और उसको मुत्तला किया जाए कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ वक्त पे जो है ना ये चीज़ें हैं, आपको आना है। और ये रवायत छोटे बड़े शहरों में अदालतों से हट के भी हुआ करता था। यूनियन काउंसिलों में, टाउन कमेटीज़ के अंदर जो इत्तलात थे वो इत्तलात जो है ना एक शख्स जो है ना वो इस तरह से बीट करके और फिर ऐलान करके शहरियों को बताते थे कि जी ये चेयरमैन साहब टाउन कमेटी का या चेयरमैन साहब यूनियन काउंसिल के या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो ये बात कहना चाहता है तो ऐलान की शक्ल में कर लिए। तो खैर मैंने आपको इजाफी बात बता दी है। जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि ड्रम बीटिंग भी होती है। उसके अलावा अगर ये सारे मेथड इफ़ेक्टिव ना हो और उसको पता चलने के बाद या पता ना चले या पता चले, दोनों सूरतों में नहीं आए, मेलाफाइडली भी हो सकता है कि वो नहीं आए और कहे कि मुझे पता ही नहीं था, तो उसके लिए पब्लिकेशन अखबार में वो समन की जाती है। और उस पब्लिकेशन का मकसद ये होता है कि वो जिस जगह पे है उस जगह पे उसको कम्युनिकेट करना है अखबार के ज़रिए कि जनाब आपको फ़लाँ तारीख़ को बुलाया गया है कोर्ट में और आपने इन सवालात का जवाब देना है कोर्ट में। और अगर उसमें भी नहीं आता है तो जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में जो है अर्ज़ किया था कि फिर जो है वो जो सर्विस हेल्ड करके और एक्स पार्टी के लिए जज साहब आर्डर पास करते हैं और एक्स पार्टी डिग्री हो जाती है। और एक्स पार्टी डिग्री का मकसद ये है कि जिस शख्स ने क्लेम फाइल किया है उस के क्लेम को जज साहब सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से देखेंगे कि
कि लीगल एक्सपर्ट से ये क्लेम ठीक है या नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जो है ना वो वही तस्लीम किए जाएंगे जो उस प्लेंट में शामिल किए हैं। आज अपने लेक्चर का इख्तिताम इसी पे करते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये है कि आपने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा और इस लेक्चर पर अगर कोई सवालात हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई राय है, तो उसका हम खैर मकदम करेंगे। हमारा मकसद ये है कि लीगल एजुकेशन के क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए और आम अवाम नास को और प्रोफेशनल्स को, लायर्स को, ला के तालिब इल्मों को एक तरह से जो है वो डोर स्टेप पे थ्रू दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के हम उनको बाखबर करें लीगल इशू से। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है, अगर आप समझते हैं कि आप के लिए ये चैनल सूदमंद है, बेहतर है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम फर्दर इस पे जो है अपने प्रोग्राम्स को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया।